एक दशक पहले टोक्यो के आसमान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक आसमान में एक अजीब सा ढांचा प्रकट हुआ जिसे लोग इन्वर्टेड कासल कहने लगे। इसकी मौजूदगी के कुछ ही समय बाद पूरे जापान में अलग अलग जगहों पर डंजन्स उगाए और तभी से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद इंसानों के अंदर एक अजीब शक्ति जागी जिसे माना कहा गया। कुछ लोग इस शक्ति के साथ जन्मे और उन्हें कहा गया टैलेंटेड। ये लोग अपनी ताकत को ट्रेन करके मेज बन सकते थे और डंजन्स के राक्षसों से लड़कर नाम और शोहरत कमा सकते थे। अब सबसे दिलचस्प बात ये थी कि हर मेज की ताकत उसके शरीर से निकलने वाले माना के रंग से पहचानी जाती थी। आमतौर पर हर मेज के पास सिर्फ एक ही रंग होता था जो उसकी काबिलियत दिखाता था, लेकिन बहुत ही कम मामलों में कुछ लोगों में डुअल कलर का म्यूटेशन भी दिखा गया। और ऐसा ही एक इंसान था हमारे प्रोटैगनिस्ट का छोटा भाई कुरासाकी काई। काई एक डुअल कलर विल्डर था जो नीले और लाल माना पर पूरा कंट्रोल रखता था। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। लड़ाई शुरू होती है। राक्षस झपट कर काई को चीरने दौड़ता है, लेकिन काई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तुरंत अपनी ताकत एक्टिवेट करता है और एक डेमोनिक लैंड स्ट्राइक कास्ट करता है। नीले और लाल माना से चार्ज हुई वो भाला सीधे राक्षस के शरीर को भेदती है और एक ही हमले में उसे खत्म कर देती है। राक्षस के मरते ही काई आराम से आगे बढ़ता है और उसका मैजिक स्टोन उठाता है। पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है जिसे काई बिल्कुल तुच्छ नजरों से देखता है। छोटा भाई होने के बावजूद काई अपने बड़े भाई को कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। वो स्टोन उसके सिर पर फेंकता है और बोलता है कि जो भी सामान गिरा है उठा ले। इस वक्त काई पहले ही लेवल 89 पर पहुंच चुका था। इतना ऊंचा लेवल उसे पर्पल किंग का खिताब दिला चुका था और वो दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस में गिना जाता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई बिल्कुल उल्टा था। अब मिलते हैं हमारे असली प्रोटैगनिस्ट से, कुरासाकी रे, लेवल 1 का एक हारा हुआ इंसान। जहां डुअल कलर विल्डर्स इस दुनिया में दुर्लभ थे, वहीं रे को एक अलग ही तरह की रेयरिटी मिली थी। वो था कलरलेस, बिना किसी माना के, बिना किसी ताकत के। फिर भी रे हार मानने वालों में से नहीं था। भले ही उसके पास कोई शक्ति ना हो, वो फिर भी मेज बनना चाहता था। इसी वजह से वो फिलहाल एक पोर्टर के रूप में काम करता था। उसका काम था अपने भाई की पार्टी के लिए डंजन से संसाधन इकट्ठा करना। काई की पार्टी ने उस पर दया खाकर उसे साथ रखा हुआ था। रे हर खतरनाक मिशन में उनके साथ जाता, अपनी जान जोखिम में डालता, बस इस उम्मीद में कि कभी तो कोई चमत्कार होगा और उसकी ताकत जाग जाएगी। इसी छोटी सी उम्मीद के सहारे वो आज भी उनके साथ था। अब आते हैं वर्तमान पर। पार्टी अभी अभी डंजन के बॉस रूम तक पहुंच चुकी थी। अब तक सब कुछ आसान रहा था, इसलिए काई के साथी सोच रहे थे कि ये भी एक आसान लड़ाई होगी। जैसे ही विशाल दरवाजे खुलते हैं, पार्टी अंधेरे कमरे में कदम रखती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। अचानक उन्हें सामने एक आकृति दिखाई देती है। दूर से देखने पर वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन रुकिए, क्योंकि सामने था समय और अंतरिक्ष का देवता क्रोनोस। क्रोनोस उन्हें बोरियत भरी नजरों से देखता है। काई उसे बस एक और कमजोर दुश्मन समझता है। बिना समय गवाए वो कई सारे माना स्पीयर्स बनाता है और पूरी रफ्तार से क्रोनोस की तरफ भेज देता है। लेकिन जवाब में क्रोनोस बस अपनी डायमेंशनल ब्लेड निकालता है और एक झटके में सारे भालों को काट देता है। उसके चेहरे पर 1000 यार्ड घूरने वाला एक्सप्रेशन था, जैसे उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाया हो। काई पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगले ही पल क्रोनोस काई को अपना लक्ष्य बनाता है और बिना किसी दया के उसके सिर को भेद देता है। एक ही वार में काई की लाश जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी पार्टी के लोग सन्न रह जाते हैं और रे उसे समझने का भी मौका नहीं मिलता कि अभी अभी क्या हुआ। वो खुद पर शक करने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस में से एक ही हमले में मारा गया। डर के मारे काई के साथी समझ जाते हैं कि सामने खड़ा ये देवता तबाही का रूप है और वो भागने की कोशिश करते हैं। ये फैसला समझदारी भरा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्रोनोस 1 सेकंड से भी कम समय में सबको बेरहमी से मार देता है। निराशा हमारे लड़के पर पूरी तरह हावी हो जाती है और वो हार मानकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब तक चुप रहने वाला देवता आखिरकार अपने पहले शब्द बोलता है। वो खुश होता है कि उसे इस ग्रुप में एक कलरलेस इंसान मिल गया है। हार मानने से इनकार करते हुए रे एक पल के लिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो इतनी आसानी से अपने सपनों को मरने नहीं देने वाला था। उस जज्बे के बावजूद उसका शरीर इतना कांप रहा था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। कलरलेस लड़का अपने नुकीले हथियार को उस अजेय देवता की तरफ तान देता है और यही असली बहादुरी की पहचान है। रिस्पेक्ट 1000+। क्रोनोस को ये देखकर मजा आता है कि एक कलरलेस इंसान उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, जबकि उसके सारे साथी बुरी तरह मारे जा चुके हैं। भले ही उसका शरीर कांप रहा हो, लेकिन रे अपनी जान यूं ही देने को तैयार नहीं है। उस बच्चे की बहादुरी देखकर
समय और अंतरिक्ष का देवता उसका हौसला परखने का फैसला करता है। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मिलेगा कोई आसान पावर अप, लेकिन नहीं। इसके बजाय ले को मिलता है पूरा तोजी वाला ट्रीटमेंट। उसके शरीर का एक हिस्सा बगल से फट जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। क्रोनोस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इतना लगता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा कर गया। अपनी समय की ताकत का इस्तेमाल करके वो रे के शरीर को फिर से पूरी तरह ठीक कर देता है। रे हैरान रह जाता है। अब शुरू होता है इस नर्क जैसे टेस्ट का दूसरा दौर। इस बार क्रोनोस ऐसी आग छोड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो बच्चे को निराशा की दहकती आग के अखाड़े में चारों तरफ से घेर लेता है। सच कहूं तो इस अटैक का नाम ही काफी खतरनाक है। देवता ये देखने के लिए उत्सुक है कि इतना कमजोर इंसान अब क्या करेगा। रे जानता है कि सीधे हमले से ये सब नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो वही डायमेंशनल स्वॉर्ड इस्तेमाल करे जिससे उसके भाई को मारा गया था तो शायद कुछ बदल सकता है। रे फौरन आगे बढ़ता है और उस तलवार से निराशा की आग को काटता हुआ सीधा झपट्टा मारता है। हालांकि इतने ताकतवर हथियार के बावजूद उसका नाजुक शरीर हर तरफ से जलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है। उस लड़के की जिद देखकर समय और अंतरिक्ष का देवता मुस्कुरा देता है, लेकिन अगली ही पल उसकी मुस्कान पूरा सदमे में बदल जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई हथियार उसकी छाती को भेद चुका है। हाँ, रे ने सच में एक देवता पर साफ वार किया था। इसे एक सीरीज की शुरुआत कह सकते हो, लेकिन इसके बावजूद क्रोनोस एक खतरनाक मुस्कान के साथ समय को फिर से पीछे घुमा देता है। रे वापस अपनी शुरुआती जगह पर पहुंच जाता है। क्रोनोस मानता है कि लड़के की कोशिश काबिल तारीफ थी, लेकिन रे अब हार मान लेता है और सिकुड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई शुरू से ही खत्म थी। मौत और निराशा के ख्याल उसके दिमाग में भरने लगते हैं और सब कुछ काले अंधेरे में डूबने लगता है। तभी उसे बिल्कुल उम्मीद के बाहर एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि समय और अंतरिक्ष के देवता की मौजूदगी ने रे की ब्लैक स्किल सील को खोल दिया है। ये बात क्रोनोस के लिए भी पूरा झटका होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। रे आधिकारिक रूप से अपनी पहली टैलेंट और स्किल हासिल कर लेता है, स्किल ड्रेन। वो क्रोनोस की समय को पीछे ले जाने वाली ताकत चुरा लेता है। सिस्टम स्क्रीन देखकर रे खुद भी हैरान है और उधर एक असली देवता पसीना बहा रहा है। रे पहली बार अपनी रिवाइंड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो कुछ सेकंड पीछे नहीं जाता। उसका कदम इतना पागलपन भरा होता है कि क्रोनोस भी डर जाता है। सिस्टम पूरी ताकत से एक्टिवेट हो जाता है और फुल रिग्रेशन ऑफर करता है। समय के पहिए कई साल पीछे घूमने लगते हैं। आंखें खोलते ही रे को खुद समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। आईने में देखकर वो चौंक जाता है। वो अपने छोटे वाले रूप को देख रहा होता है और यहीं पर समझ आता है कि एक देवता से स्किल चुराना इस कहानी को खतरनाक लेवल पर ले जा रहा है। थोड़ा समय हम भी पीछे ले चलते हैं। जब रे ने एक क्षमता इस्तेमाल की थी, एक रहस्यमय योद्धा उसके सामने प्रकट हुआ था। उसने बताया कि रे अभी इतना ताकतवर नहीं है कि अकेले क्रोनोस को हरा सके। इसी वजह से उसने एक क्षमता रे को सौंप दी। उसे भरोसा था कि एक दिन यही ताकत क्रोनोस को खत्म करेगी। अब वापस आते हैं वर्तमान या कहीं अतीत में। रे सोचता है कि कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन खिड़की से बाहर देखते ही सब साफ हो जाता है। इन्वर्टेड कासल अब भी सफेद रंग में है, जबकि कल तक वो काला था और वो आखिरी बार पूरी तरह सफेद 7 साल पहले देखा गया था। उसी के बाद वो धीरे धीरे काला हुआ और फिर उसका दरवाजा खुला और तभी क्रोनोस से सामना हुआ था। सब कुछ जुड़ने लगता है। फोन चेक करते ही रे समझ जाता है कि वो सच में 7 साल पीछे आ चुका है। स्किल विंडो खोलने पर उसे पता चलता है कि स्किल ड्रेन तो है, लेकिन रिवाइंड एबिलिटी गायब हो चुकी है। लेकिन रे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बार उसके पास एक टैलेंट है। 10 साल तक बिना किसी स्किल के जीना काफी दर्दनाक था। अब उसके पास नई राहें खोलने की ताकत है। तभी फोन देखते हुए उसे याद आता है, आज है मेज एग्जाम का दिन। सीन कट होता है चियोटा वार्ड पर। यही मेज एसोसिएशन का मुख्यालय है। यही एकमात्र संस्था है जो मेजेस को कंट्रोल करती है और डंजन से लड़ने में मदद करती है। अंदर पहुंचते ही रे देखता है कि बिल्डिंग बिल्कुल नई है, जो कि टाइम रिग्रेशन की वजह से बिल्कुल सही लगता है। तभी गोटो और ओई उसके सामने आ जाते हैं। वहीं काई के चमचे वो रे को तंग करते हैं और उसे बेकार कलरलेस कहकर चिढ़ाते हैं। रे उन्हें पहचानता है, क्योंकि वो भी कभी उनकी पार्टी का हिस्सा था। दोनों उसके काफी पास आकर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि रे भी एग्जाम देने आया है। उनके हिसाब से बिना टैलेंट के ये एग्जाम देना बेकार है, और सच कहे तो रे भी ये जानता है। ये उसकी पहली कोशिश नहीं थी। असल में उसने सबसे ज्यादा बार मेज एग्जाम दिया था, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी मिली। इस बार रे उसका हाथ झटक देता है और वहाँ से चला जाता है। दोनों जोकर हैरान रह जाते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत कब से आ गई। अब नजर डालते हैं एग्जाम प्रॉक्टर पर। उसका नाम है हिनाता, एक बी रैंक की मेज। और सच कहे तो रे को देखकर वो ज्यादा खुश नहीं होती। वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मारा जाएगा। लेकिन रे एक और मौका लेने को तैयार है। कुछ ही देर बाद उसे अगले स्टेज पर ले जाया जाता है। एग्जाम साइट पर पहुंचते ही हिनाता को बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो इस लड़के को फिर से सारी बातें समझाए, क्योंकि रे सब कुछ पहले से जानता है। रे खुद को तैयार करता है। उसका लक्ष्य
बिल्कुल सीधा है। डंजन के अंदर 3 मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करने हैं। यही एग्जाम पास करने की इकलौती शर्त है। आमतौर पर किसी भी सिंपल स्किल वाले इंसान के लिए ये सबसे आसान टास्क होता है, लेकिन आज का दिन काफी बदनाम है, क्योंकि इसी दिन पिछली बार एक भयानक हादसा हुआ था। डंजन के लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर एक डरावना राक्षस अचानक प्रकट हो गया था और वही कहानी दोहराई जाने वाली थी। अचानक एक भयानक प्राणी उनके सामने आ जाता है, रेड कैप। ये लेवल 37 का राक्षस है और मजे की बात ये है कि ये एक गॉब्लिन होते हुए भी पूरा ऑरा फार्म कर रहा है। वो डराने वाले अंदाज में उनकी तरफ बढ़ता है। हिनाता सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा राक्षस एग्जाम डंजन में कैसे आ गया। वो तुरंत आगे बढ़ती है और खुद को डिकॉय बना लेती है। साथ ही रे को चिल्लाकर कहती है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन रे भी इतना समझदार है कि वो जानता है हिनाता रेड कैप को नहीं हरा सकती। उन दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। अब ओरिजिनल स्टोरी में क्या हुआ था? हिनाता इस राक्षस को हरा नहीं पाई थी। उसने पूरी कोशिश की कि रे को बचा सके और समय खींच सके, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह घायल हो गई थी। इतनी ज्यादा चोटें आईं कि उसे मजबूरन अपनी मेज की नौकरी छोड़नी पड़ी। और ये सब हुआ था रे की बेकारपन की वजह से, उसकी नाकामी की वजह से, उसकी कमजोरी की वजह से। हाँ, मैंने एक ही बात 3 बार बोली। रेड कैप सीधे तौर पर उसके करियर के खत्म होने का जिम्मेदार था, लेकिन इस बार हमारा लड़का ऐसा होने नहीं देना चाहता। गोजो का भतीजा मोमेंट। रे वही रुकने का फैसला करता है। वो खतरे का सामना करने को तैयार है। वो आगे बढ़ता है और रेड कैप की तरफ झपट्टा मारता है। एक झटके में रे अपनी तलवार उस राक्षस की तरफ फेंक देता है। उसे याद है कि रेड कैप के पास एक ऐसी स्किल है जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इतनी ज्यादा कि साधारण हमले उस पर काम नहीं करते। लेकिन रे अलग है। जब हथियार काम नहीं करते तो वो लड़ाई अपने हाथों से करता है। रेटेड ई फॉर एवरीवन। रे का मुक्का गॉब्लिन को नुकसान पहुंचाने के बजाय और ज्यादा गुस्सा दिला देता है, जैसे वो उसकी हिम्मत से ही ऑफेंडेड हो गया हो। रेड कैप अगले ही वार में रे को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सिस्टम स्क्रीन प्रकट होता है। उसमें लिखा आता है कि रे ने सफलतापूर्वक राक्षस की बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली है। उसके खुद की फिजिकल स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ रे एकदम साफ ऊपर से नीचे की तरफ एक जोरदार वार करता है। उसकी तलवार रेड कैप को फल की तरह 2 हिस्सों में काट देती है। हिनाता पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो यकीन नहीं कर पाती कि इतना कमजोर समझा जाने वाला लड़का रेड कैप को एक ही वार में मार गया। रे अपने अंदर सोचता है कि स्किल ड्रेन वाकई में जैकपॉट है, लेकिन उधर हिनाता के दिमाग में सवालों की पूरी ट्रेन चल रही है और रे फंस जाता है। वो क्या ही बताए। वो ये तो नहीं कह सकता कि उसके पास एक ब्लैक स्किल है। इस हालत में उसका सबसे अच्छा बहाना यही होता है कि ये सब बस एक इत्तेफाक था। वो पसीने से भीग रहा होता है और हिनाता इतनी आसानी से इस बात को मानने वाली नहीं है। इसके अलावा वो एग्जाम को कैंसिल करना चाहती है क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मॉन्स्टर प्रकट हो चुका है। पूरा इंसिडेंट हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। रे को याद आता है कि इररेगुलर मॉन्स्टर्स अभी नहीं आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसे एग्जाम पूरा करने के लिए 2 और मैना स्टोन्स चाहिए थे। जाहिर है हिनाता उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती।